जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर चले जाना है और ये देखिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और ये जो आपका चौथा नंबर पर प्लेलिस्ट है, इसी में आपको सब वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत या फिर डी चिकनी मिट्टी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए अगर आपको स्पेशल क्लास चाहिए बिहार पुलिस के लिए, तो शाम 7:30 बजे की क्लास को कीजिए। और मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी व्याकरण, तो उसके लिए रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं, जो कि अभी आपका चल रहा है। तो देखिए, मिट्टी की अगर हम बात कर लें तो भारत में जो मिट्टी को बांटा गया है, टोटल 8 वर्गों में बांटा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 8 वर्गों में। और 8 वर्गों में से भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो ये है आपका चिकनी मिट्टी। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। चलिए, एक पूछा जाता है काली मिट्टी, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो आपको बता रहे हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो इसका रेगुर मिट्टी दूसरा नाम है। इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछे काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, और क्या बोला जाता है? चरनोजम मिट्टी। इसको चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का एक नाम चरनोजम मिट्टी, दूसरा रेगुर मिट्टी, इसमें कपास की खेती अधिक होती है। और ये कैसे निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये जो भी हम आपको बता रहे, केवल आपको ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, तो बिहार पुलिस के कोर्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और ये वाला बिहार पुलिस का कोर्स है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो 9631887058 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, 1995 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? बताइए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और अगर आपको सच में इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो रेगुलर क्लास को कीजिए। ठीक है, जमकर तैयारी कीजिए, इस बार आपको चूकना नहीं है। और जो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, तो उनका निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो फिर आपके पास समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। और जो नोट्स आपको दे रहे हैं, टोटल 14 नोट्स हम डाल चुके हैं और एक दिन सभी का रिवीजन भी कराएंगे, इसलिए पढ़ते चलिए। आप प्रिंट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब बना? तो 1955 में, 1955 में। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो साथियों, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है
ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भगवान शिव को। अच्छा, ये मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक पूछा जाता है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये आपका कहाँ पर है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भगवान शिव को मानने वाला जो संत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो नयनार संत, नयनार संत। और भगवान विष्णु को मानने वाले संत को बोला जाता है वैष्णव संत, वैष्णव संत, ठीक है। याद रखिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछेगा नयनार संत किसके उपासक होते हैं? तो भगवान शिव के। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? देखिए, बंदरगाह होता कहाँ पर है? जहाँ पर समुद्र होता है वहीं पर बंदरगाह होगा। तो बताइए इसमें से समुद्र कहाँ पर आपको नहीं मिलेगा? तो लोथल की बात करें, ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम राखी गढ़ी की बात करें, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। और भारत का अगर मैप देखें तो बताइए क्या हरियाणा में समुद्र है? बिल्कुल नहीं है। तो जब हरियाणा में समुद्र ही नहीं है तो ये बंदरगाह कैसे हो सकता है? इसका मतलब बी ऑप्शन राखी गढ़ी जो है ये बंदरगाह नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो यही राखी गढ़ी है। ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो पद की वरीयता की क्रम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर आएगा उपराष्ट्रपति। पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। तो दूसरा वाला हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 63 में। राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में। प्रधानमंत्री के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 74 में। सब में 11 जोड़ते चलिए। 52 में 11 जोड़िए तो हो जाएगा 63, 63 में 11 जोड़िए तो हो जाएगा 74। यानी कि ये आपका राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री पद के बारे में जानकारी इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐरातेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी है। अगर पूछे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वृहदेश्वर मंदिर पूछे, वृहदेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप लोग लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन अस्तित्व में था? आंसर है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। इसकी खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा और ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। अच्छा, रावी नदी का वैदिक काल में अगर नाम पूछे क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो परुशनी, लिख देते हैं परुशनी। तो अगर आप पूछे परुशनी नदी किसका नाम है, तो रावी नदी का ही नाम है परुशनी नदी। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट मान के चलना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर पूछे कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला था, तो लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए ध्यान से केवल, बाकी लिख के आपको दे देंगे 2009 में, ठीक है। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब मिला? 2009 में। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? तो 2009 में ही डॉल्फिन प्रोजेक्ट आता है।
एक गंगा नदी से क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, तो 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, 2008 में। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और आज कौन सा दिन है, 23 दिसंबर। तो बताइए 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। तो आज आपका है किसान दिवस, ठीक है। तो रिवर डॉल्फिन पाई जाती है घाघरा नदी, गंगा तो ऑप्शन में है नहीं, आंसर क्या होगा सॉरी, आंसर क्या होगा आपका घाघरा। घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। ये सब बता चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है। देखिए, एक होता है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य। तो वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा 9, 8 नहीं है, ठीक है। पहले 8 थे, लेकिन वर्तमान में टोटल शास्त्रीय नृत्य 9 है। 9वां जो शास्त्रीय नृत्य बना है, कौन सा बना है, तो छऊ, ठीक है। 9वां कौन सा बना है, छऊ। छऊ 9वां राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य बना है। अगर आपको नोट्स में कहीं शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 मिले तो सही कर लीजिएगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिद्धा दिया है। गिद्धा क्या है, आपका लोक नृत्य, जो कि पंजाब में होता है, बिल्कुल सही है। वांचो कहाँ का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। घूमर बिहार दिया, बिल्कुल गलत है। घूमर आपका राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। बिहार का क्या है, छऊ है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और नौंग क्रम की बात करें, मेघालय, ये सभी आपका सही दिया हुआ है। और एक पूछा था कालबेलिया, इसे नोट कर लीजिएगा, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। कालबेलिया नृत्य पूछे, ये लोक नृत्य है, ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा। कठपुतली पूछे, कठपुतली लोक नृत्य, ये भी राजस्थान में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछे बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिनाब नदी की बात करें, ये आपका हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, तो ये तो होगा नहीं। चंबल नदी आपका राजस्थान से, ठीक। बचा आपका घाघरा और बेतवा, तो आंसर हो जाएगा घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और ये छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है घाघरा नदी। भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं। तो भारत में न्यायालय की बात करें तो देखिए, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। दूसरा होता है हाई कोर्ट, जो कि अलग अलग राज्यों में होता है। जैसे बिहार में अगर पूछे हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो पटना में, ठीक है। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 को। तीसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय। तो भारत में न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हाई कोर्ट की बात करें, वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से पहला हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, सबसे पहला यानी कि सबसे पुराना। भारत में न्यायालय, ये तो आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको किसने लिखा था। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए आप लोग।
तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो अभी हमने आपको बताया वर्तमान में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा बना है? छऊ। कौन सा बना है? छऊ बना है। हर्षवर्धन की बात करें, इनके 3 रचना है, नागानंद, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका तीनों रचना किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। विष्णु शर्मा की बात करें तो इसके पंचतंत्र है, यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? पूछा जाता है ये सब। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव, जयदेव। बाकी कालिदास के बारे में आप सभी जानते हैं, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी रचना कालिदास की रचना है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक है। यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कालिदास। तो उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें, एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक है, ठीक है, तबला वादक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अल्लाह रखा कहाँ पूछे? अल्लाह रखा खां। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपका तबला वादक है। पंडित बिरजू महाराज पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बिरजू महाराज ये आपका शहनाई वादक है, पंडित बिरजू महाराज। रविशंकर पूछे, पंडित रविशंकर, तो सितार वादक है पंडित रविशंकर। डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। देखिए यहाँ पर हम उद्योग की बात कर लेते हैं तो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है निजी उद्योग जिसको कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है सार्वजनिक। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है संयुक्त। संयुक्त बोले तो संयुक्त में कुछ भाग निजी होता है, कुछ भाग सार्वजनिक होता है। तो निजी सेक्टर में जो मालिक होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो कोई प्रॉपर व्यक्ति होता है निजी सेक्टर में मालिक, ठीक है। सार्वजनिक में सरकार होता है और संयुक्त में दोनों होता है, ठीक। तो बोला गया है कि किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो ये जो संयुक्त क्षेत्र उद्योग है ये किसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये निजी है, ये सार्वजनिक है, ये संयुक्त है? तो इसके मालिक के आधार पर देखा जाता है। निजी में मालिक कोई प्रॉपर व्यक्ति होता है, सार्वजनिक में सरकार होता है, संयुक्त में दोनों होता है, यानी कि स्वामित्व, यानी कि मालिक। मालिक बोले तो स्वामित्व, यानी कि स्वामित्व के आधार पर ही हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करते हैं, कौन निजी है, कौन सार्वजनिक है और कौन संयुक्त है। मालिक देखा जाता है अगर कोई प्रॉपर व्यक्ति है तो उसको हम लोग मान लेते हैं निजी। अगर देखा जाता है कि सार्वजनिक कोई सरकार मालिक है तो उसको मान लेते हैं सार्वजनिक, और दोनों है तो संयुक्त। तो ये जो वर्गीकरण होता है ये मालिक के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? थोड़ा सा गला खराब है 2-3 दिन से, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा मुंबई, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुंबई। अच्छा, 2011 की जनगणना की बात करें, इसका थीम पूछा जाता है। इसका थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जनगणना 2011 का थीम था। चलिए अब हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? चलिए बताइए 17 के लिए आंसर क्या होगा? संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक, ठीक है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। आगे बढ़ते हैं 18। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सोम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राघव की बात करें, राघव का पर्यायवाची होगा रघुपति, रामचंद्र,
दादुर की बात करें तो दादुर का मतलब होता है मेंढक, ठीक है। तो मेंढक जो है दादुर का क्या है, पर्यायवाची। विपिन की बात करें तो इसका मतलब होता है जंगल। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? और साथियों कल जो आपका सिविल कोड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था अनिल का पर्यायवाची। तो हमने क्लास में भी आपको बताया है अनिल का पर्यायवाची पवन, हवा, वायु, वेग, ये सभी क्या है? अनिल का पर्यायवाची है। और अनल आपका अलग है। अनल का मतलब होता है अग्नि, दहन, ये सब होता है, ठीक है। तो बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम में जो क्लर्क एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन था बहुत ही नॉर्मल था, पर्यायवाची दिया था, उल्टा शब्द था, मुहावरा था, ठीक है, सिंपल सिंपल था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कीजिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। कल ही हमने कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सेन साहब, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेन साहब। चलिए आगे देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक प्रिय होना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिक प्रिय होना। सहजोबाई के काव्य में किसकी महिमा दिखाई पड़ती है? तो सहजोबाई के जो काव्य है उसमें किसकी महिमा दिखाई पड़ती है? तो गुरु की महिमा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होती है। तो हमने आपको बताया था अगर संसद की कार्यवाही को शुरू करना है तो जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से कम 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 10वां हिस्सा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां। अगर लोकसभा में बैठक होना है तो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसका 10वां भाग अगर उपस्थित है तो ही बैठक हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ये क्वेश्चन हमने नोट्स में भी डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। आंसर क्या होगा? 326 ईसा पूर्व। और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? बेबीलोन में। ये शायद हमने कल या परसों आपको बताया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। कहाँ पर? तो बेबीलोन में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गला खराब है तो आगे हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए।